प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो देखिए, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की जो न्यू भर्ती है वो आ चुकी है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का 2018 का पेपर देखेंगे। ये पेपर आपका सेकंड शिफ्ट का रहने वाला है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम में जीके सेक्शन से और हिंदी सेक्शन से कैसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखेगा, हड़प्पा शहर धौलावीरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए, जो पहला वाला कथन है और दूसरा वाला कथन है ये सही हो जाएगा। तो पहले कथन में क्या है, कई हड़प्पा स्थलों में दीवारों वाला एक मध्य शहर और निम्न शहर मिट्टी की ईंटों के बजाय बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से बना था। और दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है, अद्वितीय डिजाइनर वाले 9 द्वार और कब्र स्तूप की विशेषताएं वाले अंत्योष्टि संबंधी वास्तुकला, बौद्ध स्तूप जैसी अर्धगोलाकार संरचनाएं धौलावीरा स्थल की कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, हिमालय पर्वत प्रणाली किस प्रकार की स्थिलाकृति का निरूपण करती है। तो हिमालय पर्वत प्रणाली जो है ना, ये युवा प्रकार की स्थिलाकृति का निरूपण करती है। तो राइट आंसर की बात करूं, दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है। इसमें आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा संयोजन है जो कि गलत है। ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को पढ़िए। विटामिन ए की कमी से स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से बर्धनता। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से जो है ना रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से। इसलिए ये जो संयोजन है ये पूर्ण रूप से गलत है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान जो मकबरा है वो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि पुष्प के किस भाग में एक एकल अंडप या संलयित अंडप का समूह होता है जो आम तौर पर अंडाशय, वर्तिका और वतिकाग्र में विभेदित होते हैं और पराग और निषेचन प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। स्त्री केसर। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने राणा सांगा के साथ खानवा की लड़ाई लड़ी थी। बाबर ने राणा सांगा के साथ खानवा की लड़ाई लड़ी थी। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि खानवा की जो लड़ाई है ये कब हुई थी, तो खानवा की लड़ाई 16 मार्च, ये डेट और सन आप याद कर लीजिए, 1527 को लड़ी गई थी। किसके मध्य में, मुगल बादशाह बाबर और राणा सांगा के बीच में। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा ही की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, मोहम्मद गोरी किसके भाई थे? तो मोहम्मद गोरी जो है ना, ये गोरी के सुल्तान गियात अल दीन के भाई थे। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है? भारत के मिजोरम राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर की बात करूं, चौथा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सीएसएफ ट्रेड्समैन के मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहा हूं। तो आप लोगों ने जाहिर सी बात है रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म आप लोगों ने डाला होगा। तो अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है तो 2100 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ है, जो भी बच्चा विशेषकर रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो जो भी बच्चा इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहता है, इस मास्टर पीडीएफ का प्राइस मैंने रखा है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़। स्पेशल ऑफर है आप लोगों के लिए। इसमें आपको मिलेंगे जीके और साइंस के क्वेश्चंस। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो तो वो बच्चा इस मास्टर पीडीएफ को ले सकता है। जल्दी मैं आपको सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की मास्टर पीडीएफ मैं धीरे धीरे तैयार कर रहा हूँ। ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड जल्दी करा दूंगा। तो इस मास्टर पीडीएफ को लेने के लिए आपको करना क्या होगा, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और मास्टर पीडीएफ के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आप इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, ऑफर सीमित समय के लिए है। ये वाला हो गया। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाए? तो मिजोरम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए मौद्रिक नीति के साधन का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें आप लोग जान लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर ओसबोर्न ए स्मिथ। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ने किसका स्थान लिया है? शक्तिकांता दास का। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के चक्रवात पश्चिम बंगाल और हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो चौथा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा अगले क्वेश्चंस की, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी? तो देखिए सिजदा प्रथा की जो शुरुआत है ना, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिजदा प्रथा की जो शुरुआत है कब से कब तक थी, तो सिजदा प्रथा की जो शुरुआत थी 1266 से 1287 के बीच में थी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी जो है वो शुरुआत की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, शाहजी की डेयरी में स्तूप किसने बनवाया था? तो शाहजी की डेयरी में स्तूप कुषाण राजा कनिष्क ने बनवाया। तो कुषाण राजा कनिष्क पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि बुग्याल शब्द का क्या अर्थ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुग्याल शब्द का अर्थ क्या होता है? हिमालय में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान।
तो तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी जो है ये कहां पर स्थित है। सो गाइस ब्रह्मपुत्र घाटी जो है ना ये असम में स्थित है। तो पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बहमनी साम्राज्य को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था जिन्हें डैश या प्रांत कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था जिन्हें तरफ या प्रांत कहा जाता। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा को लोकप्रिय रूप से राज सिंह की उपाधि से जाना जाता था। नरसिंह वर्मन द्वितीय को लोकप्रिय राजा से राज सिंह की उपाधि से जाना जाता। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो चौथा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नरसिंह वर्मन के नाम से हमें एक बात और याद आ गया। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है ना वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और यह ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए यहां पर स्तंभों का मिलान करने को बोला गया है। तो सबसे पहले मैं आंसर क्लियर कर देना चाहता हूं। चौथा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मिलान कैसे करना है, देखिए चार मीनार जो है ये कहां पर स्थित है। तो चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है। और चरार ए शरीफ ये कहां पर स्थित है। तो चरार ए शरीफ जो है ना ये बडगाम में स्थित है। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए विष्णुपद जो मंदिर है कहां पर स्थित, तो विष्णुपद जो मंदिर है ना ये गया में स्थित है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर है कहां पर स्थित है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ना ये माउंट आबू में स्थित। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तीसरा वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता तो औसत उत्पाद गिर जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, स्तूप की संरचना में हर्मिका क्या है। स्तूप की संरचना में हर्मिका क्या है, अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर बालकनी जैसी संरचना। तो दूसरा ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूंगा अगले क्वेश्चन की। अब देखिए यहां से जो है आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तट, तीर, इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ क्या होता है। तट, तट किसको कहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि समुद्र का तट यानी समुद्र का किनारा। तो जाहिर सी बात है तट को क्या कहते हैं, तट और तीर यानी तट, तीर, किनारे, किनारा को ही कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, चौथा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग हिंदी के 25 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप आसानी से कर सकते हो। मैं आपको करा भी रहा हूँ, आपके सामने ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस विकल्प में लोकतृति और उसका अर्थ सुमेलित है। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनी को दे, अपने अधिकार का लाभ अपने को ही पहुंचाना। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनी को दे, अपने अधिकार का लाभ अपनों को ही पहुंचाना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शन के साथ में। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको खुद अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द कंज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्तर जो है ना ये कंज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्तर जो है ना ये समतल का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि कंज का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, उचित तत्सम शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। कल शाम विवेक और सुनीता का डैश समारोह है,
हम सब इस समारोह में जाएंगे। तो कल शाम विवेक और सुनीता का विवाह समारोह है। कल्याण तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, शादी भी नहीं कहते हैं, ब्याह भी नहीं कहते हैं, सीधे विवाह कहते हैं। तो कल शाम विवेक और सुनीता का विवाह समारोह, हम सब इस समारोह में जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आम वृक्ष शब्द का सही समास विग्रह नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। आम है जो वृक्ष, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? आम है जो वृक्ष। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि यहां पर आप दे सकते हैं, इसका समास विग्रह तो आपने कर दिया कि आम है जो वृक्ष। अब अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि आम वृक्ष में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? आम वृक्ष में देखिए, आम्र अलग है, वृक्ष अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? आम वृक्ष। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, वह यहां क्या आया था निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द व्याकरण के नियम का पालन नहीं करता है? क्या क्या जो है ना, यह शब्द व्याकरण के नियम का पालन नहीं करता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त संधि चुनिए। दुदनदर्श, तो दुदर्श का संधि विच्छेद क्या होता है? दुदर्श होता है। चौथा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि दुदर्श में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा, भीति का अर्थ है भय, इसका श्रुति भिन्नार्थक शब्द भीत, इसके अर्थ से पूर्ण वाक्य कीजिए। घर की डैश टूट जाती तो घर की इज्जत बाहर आ जाती है। तो घर की दीवार टूट जाती है, घर की इज्जत बाहर आती है। तो यहां पर जो खाली स्थान आप देख रहे हैं, यहां पर दीवार होगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में कौन में पर्यायवाची का सुमेलन नहीं है? कमल, देखिए कमल जो है ना, ये सारंग का कमल का पर्यायवाची शब्द सारंग नहीं होता है, जाहिर सी बात है। तो तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और देखिए मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि सारंग जो है ना, ये हिरण का पर्यायवाची शब्द होता है। और कमल के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पंकज, नीरज, जलज, सरोज, अरविंद, नलिन, अंबुज, ताम्रस, पुंडरीक। ये सभी शब्द जो है ना, ये कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, देखिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा। समास विग्रह संधि विच्छेद से किस प्रकार अलग है, इस अंतर की पहचान करते हुए समास विग्रह के गुण का चयन कीजिए। इसमें पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, खंड अव्यय इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ क्या होता है? खंड अव्यय का, खंड किसको कहते हैं? खंड कहते हैं भाग को, कि इस खंड को अलग कर दीजिए, यानी इस भाग को अलग कर दीजिए। तो अव्यय छोड़ दीजिए, खंड की बात कीजिए। तीसरा ऑप्शन जो है भाग, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप दिमाग लगाएं ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बल्लभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भर्ता, स्वामी, कलत्र, आर्यपुत्र। तो कलत्र जो है ना, ये बल्लभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि कलत्र जो है ना, ये पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि बल्लभ का। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। केस का पर्यायवाची शब्द बताइए। चिकुर जो है ना, ये केस का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखिए जैसे कि बाल हुआ, ये भी केस का पर्यायवाची शब्द होता है। कच्छ हुआ जैसे कि, ये भी आपका केस का पर्यायवाची शब्द होता है। अब जैसे कि कुंतल हुआ, ये भी केस का पर्यायवाची शब्द होता है। चिकुर हुआ, चिकुर तो है इसमें फिलहाल। अलग हुआ जैसे कि अलग हो गया, ये भी केस का पर्यायवाची शब्द होता है। रोम हुआ जैसे कि, ये भी केस का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये सभी शब्द जो है ना, ये केस के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा।
अगला क्वेश्चन क्या है कि जैसे पहले था वैसा ही वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द निम्नलिखित में से है। जैसा जैसा पहले ही था, जैसा पहले था वैसा ही, तो इसमें क्या होगा, यथापूर्व। दूसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चाकू से काट दो इसे, तो चाकू से काट दो इसे निम्नलिखित वाक्य में कारक चिन्ह है। तो से जो है ना, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, तो से किस में आता है, अपादान से। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो से आ जाएगा। तो से जो है ये आपका कारक हो जाएगा। चाकू से काट दो इसे, तो से जो है ना ये कॉमन है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। इतनी सी बात पर वह तेरे से रूठ गई, इसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का, जिसका जन्म पहले हुआ हो इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अग्रज। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़ें और रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द से करें। पनघट पर रखे सभी डैश संतोष ने ही फोड़े हैं। पनघट पर रखे सभी घट संतोष ने ही फोड़े हैं, तो यहां पर क्या आएगा, घट आएगा। तो पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, जग जननी का संधि विच्छेद क्या होता है। जग जननी, तो जब जग जननी की संधि विच्छेद करोगे तो जगत जननी इसका संधि विच्छेद होता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जगत जननी में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, व्यंजन संधि क्यों होगी ये भी जान लीजिए। ता में आपको हलंत दिख रहा है, इसीलिए इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि फरफंद रचना उपरोक्त मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो फरफंद रचना, फरफंद रचना का मतलब क्या होता है, माया जाल बिछाना, ऐसा माया जाल कि आप अपना फायदा उठा सकें। तो पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इसमें गद्यांश भी पूछा जाता है। गद्यांश से लगभग ये मान के चलिए 5 क्वेश्चन जो है गद्यांश से पूछे जाते हैं। गद्यांश को करने का तरीका क्या है, गद्यांश को सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए ध्यान पूर्वक, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दीजिए। अन्य कलाओं की भांति साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य व्यक्ति और समाज के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इससे हमारे सुख दुख, हमारी आशा निराशा, सफलता असफलता और हमारे गुण अवगुणों का चित्रण है। समाज के सभी अवयवों, अमीर और गरीब, भले और बुरे, युवा वृद्ध, स्त्री और पुरुष, सबका दिल और दिमाग अपने साहित्य से स्पंदित होता रहता है। जिस समाज में साहित्य नहीं होता उसके हृदय और मस्तिष्क की गति का लेखा जोखा नहीं होता, उसके विचार बुलबुले के समान क्षण भंगुर होते हैं। साहित्य ही किसी समाज के विचारों को चिरस्थायी बनाता है। यह पढ़ लिया। अब क्या है क्वेश्चन, हमारे सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता और गुण अवगुणों का चित्रण किस में रहता है। तो भाई मेरे साहित्य में रहता है। किस में रहता है, साहित्य में। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साहित्य किसका माध्यम है, गद्यांश का ही क्वेश्चन है। साहित्य किसका माध्यम, व्यक्ति और समाज के भावों का। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट को। इस गद्यांश का जो शीर्षक है, यानी ये गद्यांश किस पर आधारित है, ये गद्यांश जो है ना साहित्य और समाज पर आधारित है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, जिस समाज में साहित्य नहीं होता उसका विचार कैसा होता है। बुलबुले के समान क्षणभंगुर होता है। आपने गद्यांश में पढ़ा होगा कि बुलबुले के समान क्षणभंगुर होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज के विचारों को चिरस्थायी कैसे बनाता है, साहित्य से। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को हमारी मेहनत अगर अच्छी लगी हो, या मैंने आपको जो पेपर मैंने आप लोगों को कराया सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का,
तो आपको लग रहा है कि मैंने आपको कई चीज़ें हैं जो आप क्लियर करवाई हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे एक ही उम्मीद करूँगा, लाइक की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।